हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा अगला जो सेशन जो चल रहा था ग्रुप डी का, जो साइंस का हम लोग सीरीज कर रहे थे, उसी का आज अगला कड़ी है जो कि हमारा है आज का छठा। तो छठा आउट ऑफ 99 यानी छठा वीडियो है 99 वीडियो में। तो हम लोग 99 सेट लाने वाले हैं क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का, जिसमें हमारा टारगेट होगा साइंस में 25 आउट ऑफ 25 लाने का। ये सवाल है 2022 में आए हुए प्रश्नों के सेट से, जो कि आंसर किए आए हुए से स्क्रीनशॉट मार के आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सवाल है 18 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो इससे पहले अगर आप ये 5 शिफ्ट यानी जो 17 अगस्त का क्वेश्चन 3 शिफ्ट, 17 अगस्त का 3 और 18 अगस्त का पहला और दूसरा शिफ्ट का सवाल आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखें और लाभान्वित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल इसी के साथ हम लोग। तो पहला सवाल है वो हम लोग देखें क्या कहता है। सवाल हमारा है इसमें, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट चुने जाने हेतु किसी पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए। अब ये तापन उपकरण क्या होता है? जैसे आपका कोई भी बल्ब होता है, कोई भी बल्ब का जो हीटिंग एलिमेंट है, मान लिया जाए ये आपका बल्ब है, तो बल्ब में कुछ इस प्रकार संरचना होती है और इसमें आप ऐसा देख रहे होंगे जो कोई फ्यूज कटता है वही आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, जो कि जलता है और उसी से हमारा लाइट निकलता है। उसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। अगर आप इस्त्री में देखें तो उसमें भी हीटिंग एलिमेंट होता है, अगर हीटर में देखें तो उसमें भी हीटिंग एलिमेंट होता है। तो हीटिंग एलिमेंट आखिर हम लोग किसका चुनते हैं? जिसका उच्च गलनांक होता है या जिसका प्रतिरोधकता उच्च होता है, जिसका प्रतिरोध निम्न होता है। आपके पास ये सवाल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर वो जल्दी गल जाएगा तो जल्दी गलेगा तब तो तुरंत कटेगा। इसका मतलब उसका गलनांक क्या होना चाहिए? तो उसका गलनांक होना चाहिए हाई। अर्थात ये जो पहला है ये आपका पक्का सही है, यानी आपका 1 हर हाल में होगा। अब उसके बाद अगर तार का प्रतिरोध कम है तब तो उससे धारा उससे आसानी से गुजर जाएगा, वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। और अगर तार का प्रतिरोध बहुत अधिक है तो उससे धारा जल्दी नहीं गुजरेगा, और जल्दी नहीं गुजरने से वो गर्म होगा, और वही गर्म जो है उसी से तो हीटिंग इफेक्ट होता है। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट यानी प्रतिरोधकता भी उसका उच्च होना चाहिए। अब देखिए, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोधकता दोनों एक साथ तो नहीं होगा, इसका मतलब केवल एक होगा, उच्च प्रतिरोधकता। तो इस प्रकार से इस सवाल में हमारा क्या क्या हो सकता है? इस सवाल में हमारा उच्च गलनांक वाली बात एकदम पूरी सही है और उच्च प्रतिरोधकता वाली बात हमारी पूरी सही है। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जहां भी है वही आंसर आपका सही है, यानी इसका सही जवाब आपका ये है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। तीसरा आपका कोई हाल में नहीं होगा, इसीलिए तीसरा निम्न प्रतिरोध होगा तो धारा आसानी से गुजरेगा। धारा जब आसानी से गुजरेगा तो वो हीट उतना होगा ही नहीं। धारा आसानी से गुजरने पर कोई भी तार जल्दी हीट नहीं होता है, और यहाँ हीटिंग एलिमेंट का ही काम है हीटिंग उपकरण में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल तो जनन पाठ से है। सवाल कहता है यहाँ कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? जीन क्या होता है? डीएनए में पाए जाने वाले एक ऐसे तत्व कह सकते हैं, एक ऐसा चीज जो कि हमारे शरीर का सारे गुणों को एक जगह में रखता है, उसे हम लोग जीन कहते हैं। तो कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया है। गलत को ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी शारीरिक लक्षणों को, ये बात सही है। ये डीएनए के खंड हैं, ये भी बात सही है, आपको बताया गया। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन का सेट होता है, यह भी बात सही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह गलत है। पीढ़ी दर पीढ़ी जीन में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, जिसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा इसमें जो गलत आपसे पहचानने को कहा गया, तो इसमें जो गलत है वो आपका ये है, और यही गलत जब आपसे पूछा गया है इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। तो ये तीनों के तीनों जीनों के सही गुणों को दर्शाते हैं, चौथा गलत गुण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ सवाल देखें क्या कहता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यहाँ बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो पहले सवाल को समझें, सवाल समझने से ही आपका इसमें ब्राज खुलेगा। देखिए, यहाँ बल का निर्धारण करना है, बल का
बल का निर्धारण करना और एक होता है प्रेरित धारा का। आपको नियम जो पूछा जाएगा दाएं और बाएं हाथ का, फ्लेमिंग का खास करके, इसमें दो कंडीशन है। अगर प्रेरित धारा बोलेगा अगर, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। बल का बोलेगा तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। अगर आपसे धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपसे बोलेगा तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। ये फिजिक्स में चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ये सभी कई नियमों का एक समूह है। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है वो आपको बताएं पहले। अगर आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे पर लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो जो आपका अंगूठा है, अंगूठा मजबूत होता है यानी यह बल को दिखाएगा। जो आपका मध्यमा है वो लंबा होता है, लंबा अर्थात धारा को दिखाएगा, विद्युत धारा को। और उसके बाद जो तर्जनी आपका होता है, ये तर्जनी दिखाएगा किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। तो देखिए ये नियम में इस प्रकार से ऐसा होता है। यही हमारा पूछ रहा है कि बल का निर्धारण, तो बल का निर्धारण कौन करेगा, तो बल का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग करेंगे। इसीलिए इसका सही जवाब ये रहा आपका। और अगर पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज कहाँ है, तो इसका इस्तेमाल आपका किस में है, तो इसका इस्तेमाल विद्युत मोटर में है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल आपका विद्युत जनरेटर में है, अर्थात विद्युत जनित्र में है। तो ये दोनों नियमों का अलग अलग सेट है जिसके यूजेज भी अलग अलग है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल पूछा हुआ है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। उत्सर्जन अंग उन अंगों को कहा जाता है जो अंग शरीर से किसी अपशिष्ट पदार्थ, जो यूजेबल पदार्थ नहीं है, उसको बाहर निकालने में काम करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग। अब देखिए कि यहाँ उत्सर्जन अंग का कार्य कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 गौर कीजिएगा। जो आपका यहाँ फेफड़ा है, फेफड़ा से क्या होता है, फेफड़ा आपका ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, CO2 को निकालता है, तो ये तो उत्सर्जन अंग का काम कर रहा है। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर छोटे छोटे विलाई होते हैं जो कि भोजन के कणों को अवशोषित करते हैं। इसीलिए आपका यही सही जवाब तो लग रहा है, यानी यही कार्य नहीं करता। अब देखिए त्वचा से पसीना निकलता है। बड़ी आंत, ये मल जो है इसका अंतिम अवस्था बड़ी आंत में ही होता है। इसका मतलब ये तीनों जो हैं ये उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जन अंग अगर कोई एक नहीं है तो वो आपका कौन है, छोटी आंत। तो छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जो भोजन का पाचन का मुख्य जगह है, वही आपका उत्सर्जन अंग का कार्य तो नहीं करता। तो आपका जवाब हुआ ऑप्शन बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। ये सवाल क्या है देखें। निम्न में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। गोलीय दर्पण पर अभिलंब क्या होता है यह पूछा गया है। तो पहले तो हम लोग जान लें तो आपको आराम पड़ेगा कि अभिलंब क्या होता है। गोलीय दर्पण में अभिलंब, तो मान के चलिए हम लोग पहले एक दर्पण ही बना लें, सबसे अच्छा। तो मान के चला जाए ये आपका है एक अवतल दर्पण जो कि आपका पीछे के हिस्से पर पेंट किया हुआ है, और एक हम लोग उत्तल दर्पण भी हम लोग बना लें। इस प्रकार से हमारा बन गया उत्तल दर्पण, जो कि ये भी पीछे के साइड से आपका पेंट किया हुआ है। अब देखिए दर्पण में ये जो बिंदु होता है आपका बीच में, यह बिंदु जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं P अर्थात पोल, यानी इसे बोलते हैं ध्रुव। और उसके बाद इसका जो केंद्र जो होता है, इसका केंद्र, उसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये जो C जो है ये आपका वक्रता केंद्र है। इस पर लंब वाली रेखा केवल एक ही है, जो C और P को मिलाने वाली रेखा, इस पर अभिलंब कहलाती है। C और P को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। C अर्थात वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो आप वही ऑप्शन आप खोजिए, अब आपको जल्दी मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये आपका ठीक है, ये लंब है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सही होगा। अब उसके बाद बाकी ऑप्शन भी देखें, क्योंकि सारे में आपके दो दो हैं, इसका मतलब कोई और एक जो है वो आपका सही होगा। अब देखिए वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लिया जाए ये आपका वक्रता केंद्र है। यहाँ से अगर प्रकाश जा रही है तो आपतित कहाँ पर हो रही है, तो आपतित तो वहीं ध्रुव पर हो रही, तो वही चीज को यहाँ भी बोला। इसका मतलब जो दूसरा है ये भी आपका सही है। अब तीसरा देखिए, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ आपको फोकस
से आपको एक बार डिफाइन किया गया है कि जो आपका फोकस होगा। तो देखिए फोकस एक बार इधर भी हो सकता है, दूसरे दर्पण के केस में इधर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस वाली कहानी तो इसमें नहीं है। जो और इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो हम लोग देख लें। तो वो हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए में आपका क्या है, 1 और 2 दोनों, यही हुआ इसका सही जवाब। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, कार्बन खाली जगह के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। यानी कार्बन अस्थायी यौगिक क्यों बनाता है, अपने छोटे परमाणु आकार कि अपने अपरूप पी कक्षक की उपस्थिति बोला है, अपनी सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता। ये सवाल थोड़ा फैक्चुअल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है। कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, या बहुत सारे यौगिकों के साथ आपका बहुत सारे तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। इसकी संयोजकता 2 और 4 होती है। साझेदारी बंधन बनाने के कारण तो बंधन बनाता है, लेकिन अस्थाई बनाने का जो इसका जो सॉलिड कारण है, अस्थाई बनाने का, वो इसका क्या है, वो आप देखें जरा। अस्थाई बनाने का जो इसका कारण है वो आपका है अपने छोटे परमाणु आकार के कारण यह क्या बनाता है, तो अस्थाई यौगिक बनाता है। बाकी ये जो कारण है इसके वजह से यह ज़्यादा यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है वो चलती है देखते हैं। सवाल कहता है कि एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये सवाल को पहले हम लोग समझते हैं। सवाल में क्या है कि धारा पश्चिम से पूरब जा रही है, धारा की दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब है। चलिए ये रहा आपका पश्चिम और ये रहा आपका पूरब, तो पश्चिम से पूरब धारा जा रही है। अब उसके बाद पूर्वी सिरे से देखे जाने पर, अगर हम पूरब के तरफ से देखें यानी इस ओर से देखेंगे हम लोग, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा जो होगा वो इस प्रकार से जाएगा। जब आप इसको मुट्ठी में बंद करेंगे तो मुट्ठी में बंद कीजिएगा इस प्रकार की, इसका पूरब की ओर आपका अंगूठा रहे तो आपका इस प्रकार का टर्न बनता है। जो टर्न बनता है वही होता है आपका क्या, तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अब देखिए ये जो है, ये जो ऑप्शन जो है किससे मैच करेगा वो आप देखें। सवाल इसमें तार के लंबवत तल में वामावर्त, यानी तार का जो तल है उसमें वामावर्त यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, तार के तल में दक्षिणावर्त, या वामावर्त को आप उत्तर कह सकते हैं, दक्षिणावर्त को दक्षिण कह सकते हैं। तो तार के लंबवत तल में दक्षिण की ओर जा रही है कि उत्तर की ओर जा रही है, कि तार के तल में दक्षिणावर्त या तार के तल में वामावर्त, ऐसा आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसमें तो नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जाने के लिए पहले ऊपर की ओर जा रही है। अब यहाँ लंबवत तल से आपको पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब आपका है वो है आपका ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में आपका क्या कहता है, तार के लंबवत तल में वामावर्त। वामावर्त मतलब ये हुआ कि उत्तर की दिशा में, मतलब ऊपर। तो फिर से ये हुआ आपका धारा की दिशा, जो कि ये प्रकार है धारा की दिशा। अब इसको हम इस प्रकार से ऐसे टर्निंग करेंगे, तो ऐसे टर्निंग करने पर क्या होगा, इसका दिशा आपका ऐसे हुआ, तो ऐसे हुआ, तो इसीलिए ये हुआ क्या, तो वामावर्त, और इस वजह से ही इसका जो डायरेक्शन है वामावर्त कहा गया। हालांकि यह सवाल थोड़ा समझने में आपको टफ लगा होगा क्योंकि थोड़ा अजीब है भी। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, इस सवाल में क्या कहा गया है, एक मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम का फीता वायु यानी ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलती है। यानी मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो चमकदार लौ के साथ जलता है। एक सफेद पदार्थ एक्स यानी समझिए राख बन जाता है, तो वो एक्स क्या है। तो कोई भी पदार्थ को जलाने पर क्या होता है ये तो पहले हम लोग देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए ये मैग्नीशियम है और इसको हम लोग जलाएंगे वायु की मौजूदगी में, तो जाहिर सी बात है आपको इसका ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ऑक्साइड में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसका जवाब क्या होना चाहिए, आप गेस कर लिए होंगे। तो इसका जवाब आप देखिए, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको इसका जवाब दिख गया होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। सवाल क्या कहता है, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन। किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, यह बात आपसे पूछी गई है। तो पहले देखते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आपके पास रहेगा जिसमें परमाणु त्रिज्या बड़ी या छोटी, इसका अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले गौर कीजिएगा इनका परमाणु संख्या। इसका परमाणु संख्या ऑक्सीजन का आपका 8 है, क्लोरीन का आपका 17 है, फ्लोरीन का आपका 9 है, और आयोडीन का क्या है, तो आयोडीन का आपका परमाणु संख्या होता है 53।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो इसका है 2 और 6, इसका है आपका 2, 8 और 7, और फ्लोरीन जो है जिसका आपका 9 है, गलती से हम लोग लिख दिए हैं 19, तो ये जो 9 जो है इसका होगा आपका 2 और 7, और इसका जब आप लिखिएगा तो इसका 2, 8, 18, उसके बाद आपका कोई अंक पकड़ेगा। अब देखिए इसमें आपका 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 2 कक्षा, और इसमें कितना कक्षा, तो 4 कक्षा। तो जाहिर सी बात है जिसका 4 कक्षा है वही होगा इसमें बड़ा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब आपका है वो आपका कौन सा है, तो आपने देखा कि इसका सही जवाब क्या है, आयोडीन है, जैसा कि आपको अंदाजा भी था एक्सप्लेनेशन से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सवाल है जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, जिसे सूक्ष्मजीव सड़ा गला देते हैं, अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव हैं। अगर ज़्यादा हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी उत्पादन करते हैं तो भी उसके कुछ प्रभाव होते हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, बीमारी फैलती है, दुर्गंध देता है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब आपका है क्या है, वह है ऑप्शन डी। देखिए इसे हम लोग समझते हैं, मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति, तो ये तो होता ही है, मृदा में पोषण बढ़ता है, जैव निम्नीकरणीय सब्जियों का ज़्यादा ये होगा तो उससे बढ़ेगा ही। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती है, जो जमीन में गाड़ते हैं हम लोग जो अपशिष्ट का, उसका मात्रा कैसे बढ़ेगा, ये तो आपका गल जाता है। मच्छरों का प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, ये आपका बिल्कुल कार्य तो करता ही है, बीमारी फैलता है, दुर्गंध देता है, ये भी सही है। गलत आपको पहचानना था, तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 37। ये न्यूमेरिकल है, बोलता है आपका कि यहाँ परिपथ है, परिपथ में देखिए 3 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, और 5 वोल्ट का वोल्टेज दौड़ाया हुआ है इसमें। तो 3 ओम वाले के साथ कितना धारा बहता है, यही आपको बताना है। तो चलिए ये सवाल को अंकीय रूप पहले हम लोग हल करें, उसके बाद बता रहे हैं। तो इस सवाल में आप गौर कीजिएगा कि इसमें 3 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और दोनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आपका एक खासियत है कि धारा का मान आपका बराबर होगा, यानी धारा का मान उतना ही रहेगा। श्रेणी क्रम में धारा सेम होता है, पार्श्व क्रम में वोल्टेज सेम होता है। श्रेणी क्रम में धारा सेम, पार्श्व क्रम में वोल्टेज सेम, और ये श्रेणी क्रम में है। अब ऐसा करते हैं, धारा का मान निकालते हैं। 3 ओम रहेगी, 4 ओम, दोनों से आपका सेम धारा बहेगा। तो देखिए ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका R2, और श्रेणी क्रम में ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3 ओम और 4 ओम ये हो गए कितने ओम, 7 ओम, ये R, और भी का मान कितना है, तो ये है आपका 5 वोल्ट। अब ओम का नियम आपको पता है कि भी बराबर क्या होता है, IR। इससे हम लोग आई का मान निकालेंगे, भी की जगह हमें 5, आई की जगह हमें आई, और आर की जगह हम आपका कितना 7। तो आई का मान कितना हो जाएगा, तो 5/7, और करंट का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका मतलब सही जवाब होना चाहिए 5/7। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब सच में क्या 5/7 है। तो देखिए आपका इसका सही जवाब 5/7 है, जो कि आपका है करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका इसका सही जवाब, जैसा कि हमने बनाया आपने भी देखा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सवाल थ्योरेटिकल है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, यानी सोडियम धातु जो होता है Na, ये अभिक्रिया करेगा H2O से। हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। तो चलिए पहले देखें कि इसका सही जवाब है क्या। तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, सही जवाब इसका पहला है आपका ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में आपका है कि हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, यानी जब आप सोडियम को अभिक्रिया कराएंगे H2O से तो आपका बनेगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनेगा आपका H2 यानी हाइड्रोजन गैस, जो कि गैसीय रूप में आपका निकल जाता है। तो ये रहा इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो सही जवाब आपने देखा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 47 में, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। ये यहाँ आवर्त सारणी की बात की गई है, और जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। आंसर देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आंसर को पहले देखते हुए और उसके बाद एक्सप्लेन इसको करते हैं।
कभी हम लोग पहले भी एक्सप्लेन करते हैं, कभी बाद में भी, हर प्रकार का। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब आपका 4 है, जिसमें कहता है कि दोनों कथन सही है और कथन 2 एक की सही व्याख्या है। यहाँ 4 ऑप्शन तो आपने देख ही लिया कि पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, सही व्याख्या है, या फिर दोनों सही है और 2 एक की सही व्याख्या है। तो देखिए इस सवाल में क्या है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये आवर्त क्या है ये हम लोग पकड़ें तो जैसे आपका आवर्त सारणी जो होता है इस प्रकार से, तो आवर्त सारणी में ऐसे जब हम लोग बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में तो इसे आवर्त में बढ़ना कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब देखिए बाएं से दाएं बोलता है आपका, तो बाएं से दाएं जाने पर जब आपका बात है धात्विक गुण घटता है, तो बात भी सही है, इधर जाने पर धात्विक गुण घटता है, तभी तो इस ओर केवल आपके अधातु पाए जाते हैं और इधर धातु पाए जाते हैं। तो पहला कथन तो आपका पूरा सही है। और धात्विक गुण क्यों घटता है वो भी हम लोग देखते हैं। आवर्त में जैसे जैसे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। मतलब जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस चार्ज की मात्रा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और प्लस चार्ज जब बढ़ता है तो माइनस वाले को भागने ही नहीं देता, भागने नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि यह धन आयन बना नहीं पाएगा, धन आयन नहीं बना पाएगा तो धातु नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है पहला का दूसरा कथन सही एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब आपका क्यों है क्वेश्चन ये ऑप्शन 4, वो आपको समझाने का प्रयास हम लोगों ने किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पीएच मान आपको मैच करना है। जैसे नींबू का रस, जठर रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो देखिए नींबू का रस और जठर रस दोनों आपका अम्लीय है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोनों आपका क्षारीय है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्षारीय आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो चलिए वही सब कुल्लू से हम लोग पता लगाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला आपका 14 के साथ जाएगा, क्योंकि पीएच मान आपका 0 से 14 तक होता है, बीच में आपका 7 है। इधर आपका अम्लीय बढ़ता है, इधर आपका क्षारीय बढ़ता है, वही आपकी कहानी है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्षारीय है, तो वो आपका इसमें चला जाएगा। अब नींबू का रस और जठर रस, तो जठर रस HCl को बोलते हैं, वो ज्यादा अम्लीय होता है। इसका मतलब वो होगा आपका 1/2, तो नींबू का रस आपका इसमें पकड़ रहा है। तो देखिए 1 आपका सी होना चाहिए, 1C आपका। चलिए आंसर मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ देखिए आपके पास आंसर भी आपके पास है। 1 का आपका सी हुआ, 1 का सी, और उसके बाद 2 का बी, 2 का देखिए बी हम लोगों ने मिलाया, 3 का डी, 3 का हम लोग देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10वां में गया है, और 4 का ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का गया है हमारा किसमें, तो 14वां में। तो इस प्रकार से हम लोग पीएच स्केल से हम लोग देख सकते हैं कि इसका किसका पीएच मान कितना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 क्या है वो देखें। और कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है शकरकंद, पत्थरचट्टा यानी ब्रायोफिलम, अदरक या नागफनी। तो अदरक तो इसका अदरक, शकरकंद, पत्थरचट्टा, नागफनी, इसमें से सभी अलग अलग प्रकार के आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसमें से क्या हो सकता है जो अपने जड़ से नए पौधे पैदा कर सकते हैं, यानी जिसका जड़ रोपा जाता है, वही आपको दिमाग लगाना है। तो किसका जड़ रोपा जाता है, तो जड़ आपका किसका रोपा जाता है वो आप देखिए शकरकंद का। कभी भी देखिएगा आप शकरकंद का एक, जैसे रोपने से पहले क्या किया जाता है, तो रोपने से पहले उसका जो बीज होता है उसको रोप के और उसका झाड़ी तैयार किया जाता है, और उसके बाद उसी पौधे को रोपा जाता है उसके जड़ समेत। तो जड़ से अपने नए पौधे पैदा करते हैं, इसीलिए उसको इस प्रकार से रोपा जाता है। इसका सही जवाब क्यों है शकरकंद, वो आपको समझ में आ गया कि कुछ पौधे नई जड़ अपने जड़ों से नए पौधे पैदा कर सकते हैं, उसमें से शकरकंद आता है। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन से पूछा गया है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना है। तो चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया हिंसक आंदोलन था। इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की। इसने सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है। तो इसमें से जो सही जवाब आपका है वो क्या है, वो आप देखिए। पेड़ों को बचाने के लिए यह चलाया गया हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक अहिंसक आंदोलन था। यही बात इसको गलत बताता है। बाकी जो तीनों हैं वो आपके सही है।
इसने वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की, सरकार को सोचने को मजबूर किया। आदमी लोग को लग गया कि जमीन को बचाने के लिए, मृदा को बचाने के लिए वन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 59 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हम लोग तलाशते हैं। तो देखिए, जो ग्लाइकोजन होता है उसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, यानी संग्रहित जो ऊर्जा जो होता है कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में, वो ग्लाइकोजन है। इसका मतलब ग्लाइकोजन नहीं होगा। ग्लूकोज का तो यूज करते हैं, सुक्रोज का भी यूज होता है। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो है आपका स्टार्च। स्टार्च जो है वो संग्रहित किया जाने वाला चीज है। स्टार्च को पौधे संग्रहित करते हैं और ग्लाइकोजन को एनिमल संग्रहित करते हैं, यानी जैसे हम लोग संग्रहित करते हैं स्टार्च के रूप में, तो वो स्टार्च नहीं है, वो ग्लाइकोजन है। और जैसे रात्रि में पौधे का जिंदा रहना, रात्रि में पौधे का अपने मेटाबॉलिज्म कार्य या बाकी कार्यों को करना, ये स्टार्च की वजह से होता है। या जब पौधे अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं उस दौरान स्टार्च की मदद से उन लोग जिंदा रहते हैं। पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है या तो नहीं भी, दोनों कह सकते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। आवर्धन का इसमें एक आप मतलब समझिए, आवर्धन जिसे एम से डिनोट करते हैं। अगर ये प्लस में आया इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, माइनस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब आपका क्या है, प्रतिबिंब छोटा है। अच्छा, प्लस माइनस में एक और मिस्टेक ही समझ लीजिए। अगर एक से एक आया तो प्रतिबिंब बराबर, एक से बड़ा आया तो प्रतिबिंब बड़ा, एक से छोटा आया तो प्रतिबिंब छोटा। प्लस माइनस उल्टा और सीधा को बताता है। प्लस मतलब सीधा और माइनस मतलब उल्टा। अगर प्लस है इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है, माइनस मतलब प्रतिबिंब आपका उल्टा है। और एक है, अगर आवर्धन एक है इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब और वस्तु का साइज बराबर है। एक से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, एक से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा। तो अब देखिए यहाँ हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ आप गौर कीजिएगा, माइनस है, माइनस है इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब है। आपका यहाँ इस चीज में आपका माइनस है, इसका मतलब माइनस से ही आप कंक्लूजन निकालेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब उल्टा है। एक से छोटा है 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि छोटा प्रतिबिंब है, तो उल्टा है और छोटा है। अब देखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होता है, वो उल्टा होता है। अब देखिए, उल्टा है इसका मतलब वास्तविक है, तो वास्तविक, उल्टा, छोटा, यही तीनों हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए तलाश करते हैं कि इसका आंसर क्या दिया है। देखिए इसका आंसर वही है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। जो हमने कंक्लूजन निकाला वास्तविक, उल्टा और छोटा है। तो देखिए किसी का आवर्धन से कितना कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, इतना सारा कंक्लूजन एक चीज से हमारा डिटेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, ये तो न्यूमेरिकल है पक्के वाले। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ अपसारी बोल के फंसाया गया है। अपसारी क्या होता है, जो किरणों को फैलाता है। अब किरणों को कौन फैलाता है, उसमें से फैलाने वाले में आपका अवतल लेंस है। ऐसे आप किरणों को जब यहाँ आपतित करते हैं तो किरण ऐसे आपका फैल जाता है, तो किरणों को फैलाता है। इसका मतलब इसका फोकस दूरी पीछे होगा, क्योंकि आगे तो मिलेगा नहीं, तो फोकस दूरी पीछे होगा। इसका मतलब जीरो के इधर है, जीरो के इधर मतलब माइनस, यही वजह से ये बात बताया गया। अपसारी है, इसका मतलब इसका जो फोकस दूरी होगा F बराबर वो होगा -50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता जो होती है P, वो होती है 1/f, और वो डायोप्टर में होता है, और F आपका होता है मीटर में। अगर F सेंटीमीटर में होगा तो 100/f होता है, 100/f। अब देखिए F का मान आपका कितना है, -50, तो 50 दूनी हो गया 100, यानी -2 इसका सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब भी -2D आपके लिए है, जो कि आपका सही जवाब है, जैसा कि आपने हल भी किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, ये सवाल अम्ल, क्षार और लवण पाठ से 10वां क्लास से है। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया क्लोर अल्कली, ये सवाल में दोहराव है। ये सवाल एक बार क्या, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन है। यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया कौन है। क्लोर क्षार का मतलब हुआ कि क्लोरीन भी बन रहा हो और क्षार भी बन रहा हो। अब देखिए आप, क्या इसमें कहीं भी ऐसा है जिसमें क्लोरीन बन रहा है या क्षार भी बन रहा है। आपको इस अभिक्रिया में देखिए क्लोरीन भी बन रहा है, क्षार भी बन रहा है। इसका मतलब इसका सही जवाब हमारे हिसाब से तो वही होना चाहिए। देखते हैं क्या है सही जवाब। जी बिल्कुल वही है।
तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन और क्षार दोनों बनता है, जिसमें NaCl और H2O का अभिक्रिया से क्षार क्लोरीन हाइड्रोजन बनता है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83। सवाल कहता है श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होगी श्वसन की दर। श्वसन मतलब ऊर्जा उत्पादन की दर, यानी ऊर्जा की खपत की दर, ऊर्जा का यूज का दर। और प्रकाश संश्लेषण का दर मतलब ऊर्जा प्रोडक्शन का। ये है आपका प्रोडक्शन और ये है आपका खपत एक तरह से। तो इसमें क्या है वो हम लोग देखें, सवाल में क्या कहता है। तो इसका जवाब पहले हम लोग तलाश लेते हैं। जवाब क्या कहता है वो देखते हैं। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। अब देखिए, जितना बना नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो पौधा तो सूखेगा ही, क्योंकि अभाव हो जाएगा उसका, श्वसन का दर उसका अधिक हो जाएगा, यानी वृद्धि नहीं होगा। वृद्धि कब होगा, जब बनाएगा ज़्यादा और उसका यूज कम करेगा, यानी बाकी रहेगा चीज़। तो चीज़ जो बाकी रहता है उसी से बढ़ता है, और जो बाकी रखता है वही क्या होता है, तो वो होता है स्टार्च। स्टार्च के रूप में अपना ऊर्जा को बाकी रखता है, तो स्टार्च बना के रखेगा ही नहीं तो सूखेगा ही, ये पोषण का अभाव। तो यही है इसका सही जवाब। क्यों है आपने समझा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश की मदद से ऊर्जा का ये रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, और श्वसन में आपका ऊर्जा का खपत होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87। सवाल है कि यौगिक C2H6 और C3H8 में इतना का अंतर है, तो कितना का अंतर है वो देखते हैं। 3 में 2 गए, 1 बचे, यानी कार्बन 1। 8 में 6, 8 हाइड्रोजन, 6 में आपका गया तो CH2 का अंतर है। और CH2 का अंतर है तो यह समजातीय या सजातीय श्रेणी या होमोलोगस श्रेणी कहलाएगा। आपको पता भी है, तो CH2 वाला ऑप्शन तो आपका होगा, और CH2 और समजातीय होगा। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग सही जवाब। सही जवाब आपका वही है, CH2 और समजातीय। ऐसे श्रेणी को जिसके क्रमागत इकाइयों के बीच CH2 का अंतर होता है, और जब क्रमागत CH2 का अंतर होगा क्रमागत के बीच, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89। सवाल है निम्न में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड या जूल। उष्मीय ऊर्जा का इकाई कौन नहीं है। यहाँ ऊर्जा का बात किया गया है, जूल आपका ऊर्जा का इकाई है। चलिए आपको पता चल जाएगा देखते देखते कि क्या है। तो देखिए यहाँ जो आपका ऊर्जा की इकाई नहीं है वो कहता है किलोवाट। आप कंफ्यूज हुए होंगे किलोवाट घंटा से। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, लेकिन जो किलोवाट है वो तो वाट का बड़ा भाई है, और वाट जो होता है वो शक्ति का ऐसा मात्रक है। वाट यानी पावर है, तभी आप वाट लगा पाइएगा। वाट जो है वो किसका मात्रक है, तो वो शक्ति का मात्रक है। इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ये कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल तो ऊर्जा का मात्रक है। अगला सवाल है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ग्रह के नहीं टिमटिमाने का कारण ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वे कम प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं, वे अधिक प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये हुआ कि ग्रह जो हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। अब इतना बड़ा प्रकाश का कोई स्रोत रहेगा, तो इतना बड़ा स्रोत है, इसका मतलब ये विस्तारित स्रोत है, और यहाँ से जब प्रकाश आ रहा है तो वायुमंडलीय स्थिति नज़दीक से आने वालों के लिए आपका क्या है कि वो वायुमंडलीय स्थिति बदल तो रहा है, लेकिन चूंकि यह बहुत बड़ा स्रोत है इसीलिए इसकी स्थिति बदलती हुई नहीं नजर आती है। और इसीलिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है। अगर तारे होते बहुत ज़्यादा दूर में होते, उसकी स्थिति बदलती हुई नजर आती तो कहा जाता कि तारे टिमटिमाते हैं। बिंदु स्रोत अगर होता तो टिमटिमाता, विस्तारित स्रोत में नहीं टिमटिमाएगा। अगला प्रश्न, ये शायद आज का 25वां और आखिरी प्रश्न है। सवाल कहता है कि क्या वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, यानी इमल्सिफिकेशन में, वसा को पचाने में, Cl, विटामिन के, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या पित्त लवण। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इसका सही जवाब आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब आपका है पित्त लवण। जो पित्त लवण है वो वसा का पायसीकरण में मदद करता है, और इससे ही जो हमारे भोजन में जो फैट जो मिलते हैं, फैट का जो पचना है वो पित्त लवण की मौजूदगी में ही होता है, और इसीलिए जो पित्त है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसके ना होने से हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो फर्क पड़ सकता है। तो ये रहा हमारा आज का 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम लोग 25 में 25 लाने का टारगेट लेके जो हम लोग कर रहे हैं अपना। तो इससे हम लोग कर लिए आज हम लोग छठा सेट। अगला हम लोग करने वाले हैं 7वां सेट, जो कि हमारा होगा उसके अगले दिन का एग्जाम का। तो हमने किया है 17 अगस्त और 18 अगस्त का 3 शिफ्ट, और यहाँ भी आपका 3 शिफ्ट, तो 6 शिफ्ट तो आपका हो गया। अगला वीडियो हमारा होगा 7वां शिफ्ट का। तब तक आप इसे करते रहें और बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे वीडियो को कुछ रीच मिले और अन्य लोग भी देखें। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए, इसी लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल में अब तक नए हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं। आप यहाँ से जुड़िएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।